भाई गाय नेचुरली मिल्क देती है, क्या बात कर रहे हो यार आप। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हर गाय अपने बॉडी वेट का 4 से 5% दूध नहीं देती है। मतलब आपने वीडियो बनाने से पहले थोड़ा भी रिसर्च किया था क्या कि सीमेन प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है, कि जो भी वायरल वीडियोस चल रहे थे उसको उठा के अपने वीडियो में डाल दिया। कम से कम थोड़ा तो रिसर्च कराओ यार अपनी टीम से। कभी आओ आप किसी अच्छे फार्म पे या मेरे फार्म पे ही आओ, आपके टिकट का पैसा मैं देता हूँ, आओ मेरे फार्म पे और देखो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। पूरे वीडियो में अगर इन्होंने 10 पॉइंट्स के ऊपर बात की है तो जिसमें से 7 तो गलत पॉइंट्स है। 3 मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि उन्होंने सही क्वेश्चंस उठाए हैं और इन चीज़ों के ऊपर एक्चुअली में एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर वो इंडिविजुअल फार्मर की तरफ से कि किसान की तरफ से है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फर्क नहीं पड़ता है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो कुछ लोगों को पसंद तो नहीं आएगा, फिर फर्क नहीं पड़ता है आप डेयरी फार्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो रिसेंटली मैं यूट्यूब पे रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक वीडियो मिला जहाँ पर डेयरी फार्मिंग या डेयरी इंडस्ट्री को एक्सपोज किया गया है। एक काफ़ी फेमस टीचर है, आशु करके इनका नाम है। मैंने इनके बारे में तो ज़्यादा रिसर्च नहीं की, इनको कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, बट जब मैंने इनका पूरा वो वीडियो देखा तो मुझे समझ आया कि यार इन्होंने अगर पूरे वीडियो में 10-12 पॉइंट्स के ऊपर बात की है तो जिसमें से 7-8 तो गलत पॉइंट्स इन्होंने पिक कर लिए हैं या उसके रिगार्डिंग इनको फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स उन्होंने ज़रूर बोले हैं जिनके ऊपर मैं भी एग्री करता हूँ और मैं चाहूँगा या तो किसान या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। बट वीडियो में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। मेरा इनसे पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है, बट एज एन फार्मर जब मैं डे टू डे चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जब आप एक्चुअल में फैक्चुअल चीज़ें नहीं दिखा रहे हो तो काफ़ी खराब लगता है यार। ये भी खुद टीचर हैं और फार्मर नहीं है, तो इनको टीचिंग लाइन में ही रहना चाहिए। ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए जब आपको एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। तो इनका वीडियो हम देखेंगे और साथ ही साथ उसको डिकोड करेंगे कि क्या पॉइंट्स इन्होंने सही बोला और क्या पॉइंट्स है जिनके बारे में इनको फैक्चुअल नॉलेज नहीं थी। ये वीडियो मैं 2x की स्पीड पे प्ले कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो। हार्मोन्स का इंजेक्ट करना फीमेल बॉडी के अंदर, और ये जबरदस्ती गर्भवती करने के लिए उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां से उस बच्चे को इंस्टेंटली अपनी मां से अलग कर देती है, वो भी किसी निकाल देती है। और इस चीज का बच्चे को ये बायोगैस एवरेज 20 साल तक चलेगी, लेकिन जब बच्चा के एवरेज में एवरेज पास करेगी। अगेन इन्होंने बोला है कि एवरेजली गाय 20 साल तक जीती है, जो कि करेक्ट है। उसके बाद इनका कहना है कि एवरेजली 5 साल तक जीती है, जो कि इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। मेरे पास एक ऐसी गाय है जो अपने 7th लैक्टेशन में डिलीवरी दे चुकी है। 7th लैक्टेशन में डिलीवरी देने का मतलब है कि 10 साल उसके ये रहे और शुरुआती 2 से 3 साल, मतलब 12-13 साल की तो वो हो चुकी है और वो अभी भी हेल्दी है। उसको आज भी मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन लेट से मैं मार्केट में सेल करने जाऊँ तो मैं उसको 2nd 3rd लैक्टेशन मतलब 4 से 5 साल बता के बेच दूंगा। इतनी वो हेल्दी है, इतना अच्छा हमने ढंग से उसको रखा है और खिलाया पिलाया है। तो ये बात इनका बोलना कि एक गाय जनरली 5 साल ही जीती है, प्रैक्टिकली मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब एक गाय सिर्फ 2 डिलीवरीज दे पा रही है प्रैक्टिकली डेयरी फार्मिंग में। मैं तो ऐसा कहीं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ यार 12-12 15-15 डिलीवरीज गाय दे रही है। तो क्या इसके पीछे का कारण मिल्क प्रोडक्शन है? आओ आज की वीडियो में बात करते हैं साइंस बिहाइंड मिल्क प्रोडक्शन, नहीं पेन बिहाइंड मिल्क प्रोडक्शन। अब देखेंगे तो उसको जबरदस्ती गर्भवती किया जाता है, लेकिन बछड़ा हुआ तो बछड़े का डेयरी इंडस्ट्री में तो कोई काम नहीं है। अब गाय भैंसों से आर्टिफिशियली दूध निकालने, आर्टिफिशियली कैसे हुआ यार? एक गाय डिलीवरी दे रही है, उसके बाद वो मिल्किंग पे आ रही है, वो दूध दे रही है, जो उसके काफ के लिए मिल्क रिक्वायर्ड है वो उसको मिल रहा है। उसके बाद जो एक्सेस मिल्क है वो हम निकाल रहे हैं। एक गाय अगर दिन में 20 लीटर दूध देती है और उसका काफ 20 लीटर दूध दे दे पी ले तो वो मर जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है डाइजेशन की। दूसरा कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि वो खुद भी इतना दूध पी के डाइजेस्ट हो जाए तो भाई 12 से 13 महीने में वो खुद उसी स्टेज पे पहुंच गया जहाँ वो गाय है और वो अपनी माँ का ट्रैक रिकॉर्ड बीट कर रहा है। मतलब अगर माँ पहले लैक्टेशन में 15 लीटर दे रही थी तो 20 लीटर दे रहा है। वो 20 लीटर कहाँ हजम कर पाएगा उसका बच्चा यार? तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से हमको एक ऐसे आउटपुट मिले जो एक्चुअली में हाई यील्डिंग एनिमल्स है। उसके पीछे के सारे डार्क सीक्रेट्स को जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि एक गाय भैंस नेचुरली मिल्क प्रोडक्शन कैसे करती है। तो नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन की साइकिल का पहला स्टेप होता है काविंग, जहां पे एक गाय भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसे काफ कहते हैं। जैसे गाय एक बच्चे को जन्म देती है तो फार्मूला चेंज होता है, जिसमें पूरा ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो दूध प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। पहले कुछ दिनों तक गाय एक कोशिका नाम है कि येलो दूध बनाती है जो गाय के बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर इसके बाद पीक लैक्टेशन, बच्चा पैदा करने के 4 से 6 हफ्ते के बाद दूध प्रोडक्शन पीक पे पहुंच जाता है। इस समय दूध देने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। एक हाई हेल्दी काउ इस समय अपने बॉडी वेट से 3 से 4% तक दूध प्रोड्यूस कर सकती है। अब फैक्चुअली ये जो इन्होंने बोला है कि 3 से 4% तक प्रोड्यूस करती है, ये हर जानवर पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर जानवर के लिए वेरी करता है। कुछ लोग जनरली अपने बॉडी का 1 से 2% भी नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी का 10% तक का मिल्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब कोई एनिमल अगर 600 से 700 के बीच का है तो वो 60-65 लीटर मिल्क पर डे का प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली वो ऐसा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हुसैन बोल्ट जिस स्पीड पे भाग पाता है, हर इंसान उस स्पीड पे नहीं भाग पाता है, लेकिन कुछ जो टॉप 1% है 2% है वो एक्चुअली में अच्छा पेस मेंटेन कर पाते हैं। मैं आज हुसैन बोल्ट से कंपीट करने जाऊँ तो मैं कंपीट नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि उसका डाइट अच्छा है, उसकी रिकवरी अच्छी, वो अलग लाइफस्टाइल जीता है। वैसे ही जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनका डाइट अलग होता है, उनके जेनेटिक्स अलग होते हैं और ये जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक गाय कितना दूध दे रही है। वो अपने बॉडी का 4% भी दे सकती है, अपने बॉडी का 10% भी दे सकती है। उसके न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन को दिक्कत ना आए। फिर आता है
थर्ड स्टेप मेड टू लेट प्रोडक्शन। इसमें पीक लैक्टेशन के बाद धीरे धीरे दूध की प्रोडक्शन की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन ये फेज 305 दिन तक चलता है। जनरली देखा गया कि इस फेज में दूध भले कम होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट जैसे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कभी कभार बढ़ जाता है। फिर आता है चौथा स्टेज यानी कि ड्राई पीरियड। अगले बच्चे के जन्म से लगभग 60 दिन पहले मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है गाय में। एक्चुअली गाय नहीं, ऐसा नहीं है कि अगले डिलीवरी के से 2 महीने पहले मिल्क बंद हो जाता है। ये एनिमल टू एनिमल डिफर करता है। कुछ एनिमल्स में अगर टाइमली कंसीव हो गई, फिर वो एआई से है कि सांड से, अगर टाइमली कंसीव हो जाती है तो जनरली वो कल डिलीवरी देना है तो आज भी वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, ऐसे स्टेज में होती है। कुछ एनिमल्स होते हैं कि 5-5, 6-6 महीने ड्राई पर रहते हैं। तो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन 305 दिन का लैक्टेशन, ये एक्चुअली में इनको किसी वेबसाइट से मिली है, क्योंकि ये जो 305 दिन का लैक्टेशन ये डेयरी फार्मिंग में हमने कैलकुलेशन के लिए रखा है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बढ़े। हम 305 दिन को लैक्टेशन मानते हैं, क्योंकि हर साल हमको एक डिलीवरी लेनी है, इसलिए 305 दिन का साइकिल आया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो इनके पास है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ये एनिमल टू अगेन एनिमल डिपेंड करता है कि वो डिलीवरी से कितने टाइम पहले दूध देना बंद कर दे रहा है, ताकि वो आने वाली डिलीवरी के लिए तैयार हो पाए। हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो 4-4, 5-5 महीने से दूध नहीं दे रहे और अभी भी उनकी डिलीवरी को 2 महीने है, मतलब 6 महीने वो ड्राई पे रह रहा है। अगले लैक्टेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है। अब ये बहुत जरूरी है अगले लैक्टेशन के लिए, बिकॉज़ बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स का रीजनरेशन, एनर्जी स्टोर करना और एक प्रकार से बॉडी को तैयार करना इसी फेज में होता है। उसके बाद दोबारा से काविंग होती है, बच्चा पैदा होता है और ये साइकिल चलती रहती है। ये सब है नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन की साइकिल। लेकिन आओ अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल मिल्क प्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या क्या प्रैक्टिस होती है, इनमें से कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस एक्चुअली में कैटल के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल और नुकसानदायक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आते हैं और वो है आर्टिफिशियल हार्मोन्स का इंजेक्ट करना फीमेल बॉडी के अंदर। अब अगर कैटल दूध तो बना रही है ऑलरेडी, मतलब कि काविंग हो चुका है, यानी कि पहला स्टेप हो चुका है, दूध बना रही है, लेकिन उसमें दूध प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। इसमें भाई मैं पता नहीं ये क्या है, कहाँ की बातें कर रहे हैं, बट इंडिया में मैंने ऐसे बहुत से कम प्रैक्टिसेस देखे हैं जहाँ पर एक्चुअली में लोग हार्मोन्स का यूज़ कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिली है, बट एटलीस्ट मैं तो अपने फार्म पे नहीं करता हूँ, और मैं जितने भी लोकल फार्मर्स को जानता हूँ जो छोटे हैं या बड़े हैं, ये प्रैक्टिसेस कोई फॉलो नहीं करता है। हम अच्छे फीडिंग के बेसिस पे डिपेंड करते हैं कि वो एनिमल अपना मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे या अपने पीक पे जाए। रिकॉम्बिनेंट बोवाइन सोमैटोट्रोपिन यानी कि आरबीएसटी हार्मोन को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो कि दूध के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये हार्मोन जो कि एक प्रकार से रेप्लिकेशन ऑक्सीटोसिन के जरिए फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। आज है मिल्क इंजेक्शन दिन में लगभग 2 बार दिए जाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता रहे। उसमें फीमेल बॉडी को बहुत ज्यादा पेन भी सफर करना पड़ता है, बिल्कुल सब पेन जैसा लेबर पेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब चाहे छोटे फॉर्म्स हो चाहे बड़े फॉर्म्स हो, जिन देशों में लीगल। अब इनका कहना है कि हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। अब इनको पहले ये समझना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज करने के लिए होता है। कुछ एनिमल्स में कैसा होता है कि डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के कुछ टाइम बाद मोर्टेलिटी केसेस की वजह से उनका काफ मर जाता है और वो बिना काफ के दूध नहीं देती, तो उस केस में हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। इंडिया में ऑक्सीटोसिन बैन है, लेकिन आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब इनका ये कहना कि ये हार्मोन दिया जाता है उसके मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ये गलत है। दूसरा कि इनका ये कहना 5 ml, भाई कहाँ एक जो वो पैकेट आता है उसमें 5 ml का नहीं होता है डोज। आप क्या बात कर रहे हो यार, मतलब कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन उठा के आपने डाल दी। दूसरा कि जो ये 5 ml की बात है, मैंने पर्सनल बेसिस पे ऑक्सीटोसिन कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने कुछ फार्मर्स को एडवाइस ज़रूर किया है, क्योंकि अगर गाय दूध, मैंने पर्सनल बेसिस पे 1-2 बार ऑक्सीटोसिन यूज़ किया है, क्योंकि जब काफ डेड हो गया है और अगर मैं दूध नहीं निकालूंगा तो एक्चुअली में उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यूज़ किया। और अगर आप डोसेज सुनोगे, ये 5 ml बोल रहे हैं, भाई मैंने 0.25 ml यूज़ किया है। 0.25 ml यूज़ करने पे मुझे जो चाहिए था वो सफिशेंटली मिल गया है। तो कुछ भी हवा में बात मत करो यार। वहाँ पे ये बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से इंजेक्ट भी किया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ, कुछ जगह जैसे यूरोप, कनाडा, उन जगहों पे हार्मोन्स को बैन किया गया, क्योंकि देखा गया कि इस हार्मोन से गायों को बीमारी हो जाती है मैस्टाइटिस नाम की, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। अब मस्टाइटिस का यार ऑक्सीटोसिन से क्या लेने देना है? मस्टाइटिस आप समझो प्रॉब्लम क्या है, मस्टाइटिस होता कैसे है। यहाँ फिर से इन्होंने कुछ भी हवा में बात कर दी है। लेकिन सच बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैटल्स को सिर्फ फिजिकली नहीं लेकिन इमोशनली भी इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उनकी एवरेज लाइफ 5 साल तक हो गई। और सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकली कैसे कैटल्स को टॉर्चर किया जाता है। अभी ऊपर मिल्क प्रोडक्शन की साइकिल हमने समझा था कि गाय दूध कब देती है, जब वो बच्चा पैदा करती है। अब बच्चा पैदा करने के लिए उनकी नेचुरल मेटिंग होती थी और उससे दूध पैदा करते थे, लेकिन अब की डेट में कैटल्स को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। और इस आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है, ये चीज़ करेक्ट है। अगेन आपको यहाँ समझना पड़ता है कि डिलीवरी के बाद जब उसका बॉडी तैयार हो जाता है तो वो वापस हीट में आना चालू होती है। मैं आपको ऐसे केसेस दिखा दूंगा जहाँ पर आप जानवरों को खुला छोड़ दो, वो हीट में आ रही है और वो ऐसे मेल को ढूंढती है जो कि आके उसको प्रेग्नेंट कर दे। तो मैं नेचुरली उसकी एआई नहीं भी करूँ तो भी वो चिल्लाएगी, स्मेल रिलीज करेगी, जिसकी वजह से मेल उसके पास आता है, अट्रैक्ट होता है और उनमें कंसेप्शन होता है। तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ब्लेम करना डज नॉट मेक सेंस। ये तो यार एक नेचुरल प्रोसेस है।
आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी में ऑब्वियस बात है कि एक मेल से आर्टिफिशियली सीमेन लेके फीमेल बॉडी में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। अब इसमें मेल को कैसे टॉर्चर किया जाता है, तो उसके प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और उस शॉक की वजह से उसकी बॉडी सीमेन रिलीज करती है। अब एक बार अंकल की जबानी सुनो। ये जबरदस्ती गर्भवती करने के लिए सांड में से जो सीमेन लगता है वो ऐसे ही तो सांड में से सीमेन नहीं निकलता है, उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में शॉक देते हैं, वो गिर जाता है फेल और तब जाके उसका सीमेन निकलता है, वो निकाल के गाय को। आओ इन अंकल की ज़बानी सुनते हैं। ये कौन है अंकल? इज़ ही क्वालिफाइड इनफ टू गिव दिस स्टेटमेंट? क्या क्वालिफिकेशन इन अंकल का? और इन अंकल को नहीं पता और आशु भाई को भी नहीं पता है कि एक सीमेन को प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होता है। यार ये तो मतलब लिटरली इन्होंने हवा में बात कर दी है। ऐसे कुछ भी आप कोई भी रैंडम वीडियो मत उठाओ और डाल दो और वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर है। मतलब आपको एक चीज़ को अगर उसकी डार्क रियलिटी बताना है तो आप पॉजिटिव वे में पोर्ट्रे करो ना यार। ये मतलब ये तो कुछ भी आपने उठा के डाल दिया यार। यहाँ पर तो आशु भाई बीइंग अ टीचर आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट थी, इस पॉइंट पे आके इट वाज लाइक कि नहीं भाई आपने थोड़ी भी रिसर्च नहीं की ये वीडियो बनाने से पहले। एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो रिसर्च करना था। ये अंकल कुछ भी हवा में बोल रहे हैं यार। उसके मर्जी के खिलाफ गर्भवती किया जाता है। उसके बाद सीमेन को कलेक्ट करके फीमेल बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली उसकी मर्जी के बिना बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, फिर काविंग होती है, उसे दूध निकाला जाता है। अब मिल्क प्रोडक्शन के दौरान क्या टॉर्चर होता है इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन 3 से लेकर 4 महीने 5 महीने के बाद उस फीमेल को दूध निकालने के बाद उनसे दोबारा से प्रेग्नेंट किया जाता है और दोबारा से प्रेग्नेंट करने के बाद दोबारा से साइकिल चलती है, तो उनका बच्चा पैदा होता है। अगर वो सेम चीज़ जब उसकी बॉडी वेट उसका बॉडी रिकवर कर लेता है, बॉडी वेट वो गेन कर लेती है, वो वापस पे हीट पे आना चालू करती है एवरी 20 डेज और वो एक मेल को ढूंढती है जो आके उसको कंसीव कर दे। मेल बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तो बिल्कुल भी केयर नहीं की जाती, उसको कहीं बाहर भेज देते हैं या तो उसे बाहर उठाया जाता है बड़ा होने के बाद, या फिर प्रोडक्शन। ये पहला पॉइंट है जो इनकी बातों से मैं एग्री करूंगा। मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस की है। बहुत से फार्म से जो मेल काफ होते हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ फार्म्स में तो ये प्रैक्टिस है कि मेल काफ को सेल कर दिया जाता है ताकि वो किसी और गाय के नीचे लगा के बेच दें। कुछ फार्म्स में ऐसा भी होता है कि मेल को पानी पिला दिया जाता है और उसको लगता है मेरा पेट भर गया है एंड इवेंचुअली लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, लैक ऑफ हार्मोनल फंक्शन की वजह से वो जानवर मर जाता है। तो ये प्रैक्टिस होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ एक्चुअली में एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए अगेन वो एक चीज़ डिबेटेबल है, बट ये पहला पॉइंट है जो इनके व्यू से मैं एग्री करूंगा कि हाँ ये इन्होंने सही पॉइंट रेज किया। ये गलत प्रैक्टिस है, ये रुकनी चाहिए। मेरे फार्म पे भी आप आके देख लो, मेल काफ्स मेरे फार्म पे हैं। जब वो मेल काफ्स सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट हो जाते हैं 10 से 11 महीने बाद, तो मैं उनको एक दूसरे फार्म पे शिफ्ट कर देता हूँ। मेरे काम आता है, लेकिन जो फीमेल बच्चा पैदा होता है उसको भी 2 साल के बाद आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट करके उनके साथ भी ये सेम साइकिल चलाई जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी फिजिकल टॉर्चर होता है चाहे मेल चाहे फीमेल, उसको तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक और बहुत हैरान करने वाली बात बताता हूं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां से उस बच्चे को इंस्टेंटली 45 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी मां से अलग कर दिया जाता है। 2017 FIAPO की सर्वे और रिपोर्ट के हिसाब से 24% डेयरी। अब ये जो FIAPO ऑर्गेनाइजेशन है ये एक NGO है जो एनिमल वेलफेयर पे काम करती है। अब इनको एक ऐसी रिसर्च कोट नहीं करनी चाहिए थी जो एक स्पेसिफिक काम को या लेट्स से स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम करती है। तो 99% केसेस में ऐसी रिपोर्ट बायस्ड होती है, बट मैं रिपोर्ट की टूवर्ड्स नहीं जाऊँगा। इस पॉइंट पे आते हैं। ये अगेन यहाँ पर एक मिक्स ऑफ ओपिनियन मेरा रहेगा। मेरे फार्म पे ये प्रैक्टिस नहीं होती हैं और बड़े फार्म पे भी ये प्रैक्टिस नहीं होती हैं जो इंडिया में फार्म्स चल रहे हैं कि मेल काफ को या फीमेल काफ को 45 मिनट्स ऑफ पोस्ट डिलीवरी ही अलग कर दिया है। मेरे फार्म पे ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन तक बच्चियाँ खुली रहती है, माँ के बगल में ही रहती है और वो जब चाहे दूध पी सकती है। इनफैक्ट आप इसी महीने की एक गाय की डिलीवरी हुई थी 5 तारीख को, अभी भी वो माँ और बच्चियाँ साथ में ही बांधी हैं। तो ये चीज़ कुछ फार्म पे होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्म पे ऐसा नहीं होता यार। अच्छे से उसको पिलाया जाता है, रखा जाता है और वो मदर अटैचमेंट 7-8 डेज तक रहता है ढंग से। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है क्योंकि जनरली ये जो जानवर है ये जंगल में रहने वाले जानवर है। वहाँ पर मदर इंस्टिंक्ट कैसा होता है कि 7-8 दिन तक मदर प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद मदर खुद अपने बच्चे से दूर हो जाती है कि जा भाई तू अपनी लड़ाई लड़, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर तू अगर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो तू मारा जाएगा। तो वो इंस्टिंक्ट इनमें भी अभी भी है, इसलिए 7-8 दिन तक ये उनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद पुश करना चालू कर देती हैं। फार्म्स में बच्चों को उनकी मां से इंस्टेंटली अलग कर दिया जाता है। मां जो होती है वो अपने एरिया में जाकर उनको बंद करते हैं, वो चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, रोती भी रहती है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि वो कितना इमोशनल है, क्योंकि उनके बच्चे को इंस्टेंटली पैदा होने के जस्ट बाद वहां से अपनी मां से दूर कर दिया जाता है। और एक बहुत अजीब बात आपको बताता हूं, कई सर्विस में ये भी बताया गया कि जो बच्चा है उसको रस्सी से बांध के दिन में 1-2 बार मां के पास लाया जाता है, खासकर तब जब उसका दूध निकाला जा रहा होता है तो बछड़े को उसके थन के पास लाके बस खींच के वापस ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मां को लगता है कि बच्चा मेरा दूध। ये करेक्ट है। कुछ गायों में कैसा होता है कि बिना काफ के वो मिल्क रिलीज नहीं करती हैं, ऑक्सीटोसिन नेचुरली रिलीज नहीं होता है, तो उस केसेस में हमको उनको पास लेके जाना पड़ता है। मेरे फार्म पे भी 1-2 जानवर है जिनके साथ ऐसा होता है, सुबह और शाम। और कहीं ना कहीं उनका वो स्ट्रेस लेवल उस दौरान कम होता है, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। काफी साइंस की साइकोलॉजी के साथ भी खेला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बछड़े फिर दूध पीते कैसे सर्वाइव कैसे करते हैं, तो आंसर है उनको छोटी उम्र में मिल्क पाउडर यानी आर्टिफिशियल मिल्क पे सर्वाइव करना सिखा दिया जाता है। अगेन 2017 FIAPO के सर्वे के हिसाब से 74% जो डेयरी फार्म में बच्चे थे वो 3 महीने या उससे पहले ही अपने मां के दूध पे डिपेंडेंट होना ही छोड़ देते हैं। यानी उनको मिल्क पाउडर की इतनी आदत दे दी जाती है कि वो अपने मां का दूध डिमांड ही नहीं करते 3 महीने या फिर उससे भी कम उम्र में। लाइफ स्टॉक सेंसस 2012 की अगर आप इस रिपोर्ट। अब यहाँ ये थोड़ा अगेन डिबेटेबल पॉइंट है। कुछ कंपनीज क्लेम करती हैं जो मिल्क रिप्लेसर बनाती है कि माँ के दूध का ही बना हुआ चीज़ है, वेरएल्स कुछ में मीट प्रोटीन भी पाए गए हैं। तो इस चीज़ के मैं ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, जो कंपनीज एथिकली काम नहीं कर रही हैं वो गलत है, बट अगर जब मैंने इन मिल्क रिप्लेसर्स की क्वालिटी पे क्वेश्चन उठाया तो एक्चुअली मेरे को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब नहीं है। 19-20 का ही फ़र्क होता है और सेम रिजल्ट आपको मिलता है।
हिसाब से देखें तो बफेलो जो कि हमारे इंडिया की 55% मिल्क प्रोडक्शन या उससे ज्यादा का है, उसमें सिर्फ 15% बफेलो में मेल है और 85% आपको फीमेल मिलेंगे। आप समझ गए होंगे क्यों। वहीं पे काऊ में 35% मेल और 65% जो है वो फीमेल्स है, यानी कि फीमेल्स का रेशियो काफी ज्यादा है ओवर मेल्स। रेशियो ज़्यादा होने का एक कारण ये भी कि हम सेक्सेड सीमन यूज़ करते हैं। टेक्निकली हम इतना एडवांस हो गए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसी में अगर बात करें दूध निकालने वाली मशीनों की, तो आर्टिफिशियल दूध निकालने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो थन पे सीधा डायरेक्टली लगती है बड़ी-बड़ी कंपनीज के द्वारा। वो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। उसमें जो टीथ और सक्शंस लगते हैं वो उनके पेनफुल आई डोंट नो ये मतलब कहाँ से ये इनको इन्फॉर्मेशन मिली। सब एनिमल मिल्किंग मशीन पर अडेप्ट नहीं कर पाते, बट जो एचएफ जर्सी होती है इवन कुछ कुछ गिर शाहीवाल भी अडेप्ट कर लेती है। तो आई डोंट नो इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी पेनफुल होता है। थनों को बिल्कुल रेड और सोर कर देते हैं। और कभी-कभार तो वर्कर्स की केयरलेसनेस की वजह से मशीन ऑन ही रहती है, यानी दूध प्रोडक्शन बंद हो चुका होता है लेकिन फिर भी वो उनके थनों को आर्टिफिशियली खींचती रहती है और इस मशीन के लगातार यूज की वजह से Correct है। आगे उनको मास्टाइटिस नाम के इन्फेक्शन से बीमारियां होने के खतरे होते हैं। हम सब फिर से मस्टाइटिस का रीज़न बैक्टीरियल होता है। तो अगर एक जानवर को मस्टाइटिस हुआ है किसी भी कारण की वजह से, तो दूसरे को भी होगा अगर सेम हम मशीन यूज़ कर रहे हैं तो। जानते हैं कि गाय भैंसों के सींग होते हैं और ये सींग एक्चुअली में जो वर्कर्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जब गाय भैंसों को गुस्सा आता है। तो आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इन सींगों को भी आर्टिफिशियली काट के निकाल दिया जाता है, जिसे डिसऑर्डरिंग कहते हैं, और इससे भी ज्यादा पेनफुल क्योंकि सींग काट के निकाले जाएंगे दोबारा उग जाएंगे। तो जो सींग निकलने के सेल्स होते हैं उनको भी गर्म रॉड से मार। अभी जो गर्म रॉड की इन्होंने बात की, हाँ आज से 7-8 साल पहले ये प्रैक्टिसेस होती थी, लेकिन अब हमारे पास डिहॉर्निंग किट आ गई है यार। कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। डिलीवरी के 7-8 दिन बाद आप उसके बाल कट करो, डिहॉर्निंग का पेस्ट लगा दो, आराम से हो गया है। तो ये प्रैक्टिसेस पहले फॉलो की जाती थी, अब वो चीज़ें बहुत इंप्रूव्ड है आशु भाई। ताकि सींग दोबारा उगे ना। और बहुत सारे केसेस में तो गाय भैंसों को एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता, इवन डॉक्टर्स के द्वारा भी जब प्रोसेस हो रहा होता है Correct तो भी है। एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। अब इन कैटल्स को कंट्रोल करने के लिए इनकी नाक से एक रस्सी बांधी जाती है, जिसकी वजह से इनके नाक के कार्टिलेज में आर्टिफिशियली छेद किया जाता है, नोज ये भी piercing correct के लिए, है। जो कि अगेन बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। एक गाय अपने बच्चे के लिए 10 महीने में एवरेज 1000 लीटर दूध पैदा करती है, लेकिन आर्टिफिशियल प्रैक्टिसेस की वजह से उनसे अगेन आर्टिफिशियल प्रैक्टिसेस नहीं, ब्रीड जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक गाय 1000 लीटर दूध देगी या 10,000 लीटर दूध देगी। कई बार 10-10 हजार लीटर दूध भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारे केस में तो कैटल्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कोई साफ सफाई नहीं होती है, एक ट्रक में उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में भर के रखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस को अगर आप ऐड ऑन करें तो इन सब टॉर्चर, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, इन सब की वजह से एक कैटल की एवरेज लाइफ 5 साल तक आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब वो तो सबकी निगरानी में सबके सामने रहा है ना। तो आंसर है इन सब चीजों के खिलाफ जो फाइन्स है वो सिर्फ 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बड़े स्केल पर डरते भी नहीं है। अब मेरे हिसाब से जो कैटल्स पे इमोशनल या फिजिकल या जिस भी प्रकार का क्रूरटी या डैमेज हो रहा है उसके लिए अगर सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाए होते, जैसे कि हमारे बहुत सारे देशों में बनाए गए, इवन हार्मोन्स का इंजेक्ट करना भी बैन कर दिया गया, तो शायद कैटल्स की इतनी बुरी हालत यहाँ पे नहीं होती। बाकी आप सब लोगों को क्या लगता है इन सब चीजों को रोका कैसे जा सकता है? क्या इसका हल वीगन होना है? क्या दूध का जिन कंट्रीज में इन फाइन्स लगे हैं और इन इंजेक्शंस का बैन है, उन्हीं कंट्रीज में 45 मिनट्स की डिलीवरी के बाद मेल काफ को या फीमेल काफ को माँ से दूर कर दिया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइन्स या बैन करना इंजेक्शन इस चीज़ का सोल्यूशन है, तो इस चीज़ का वो सोल्यूशन नहीं है। बिना उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ना है या फिर सख्त कानून बनाना है? आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आर्टिफिशियल हार्मोन्स का इंजेक्ट करना वेयर आशु भाई के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स से तो मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स उन्होंने एक्चुअली में सही रेज किए हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें समझने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत। ये मेरा थॉट प्रोसेस था, मेरा ओपिनियन था। मुझे एक्चुअली में बीइंग अ डेयरी फार्मर माई सेल्फ, मुझे कुछ पॉइंट्स इनके सही नहीं लगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी इनसे मेरी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ पॉइंट जो इन्होंने गलत बोले उसी के ऊपर मुझे क्लैरिफिकेशन देना था। थैंक यू।